हेलो डियर, तो आप सभी को वेलकम, स्वागत करता हूं नर्सिंग टिप्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज मैं आ चुका हूं फर्स्ट ईयर का बहुत ही शानदार दोस्तों तीन क्वेश्चन लेके, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल आसानी से दोस्तों वही लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं जो कि बिल्कुल आपको समझ में आ जाए। ऐसे नोट्स में कुछ दिया रहता है, उसको दोस्तों अपने लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करता हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन लिए हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, और कुछ क्वेश्चन है दोस्तों कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, जिसको यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। और हो सकता है आपको क्वेश्चन में इस 3-4 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट आप सभी को मैं बता दूं कि जो लोग सीरियस है पढ़ना शुरू कीजिए। आपका एग्ज़ाम 2 से 2.5 महीना में हो जाएगा, तो जो लोग सीरियस है ज़रूर पढ़िए। जो लोग सोचते हैं कि हमें अच्छा नंबर लाना है तो ज़रूर पढ़ेंगे, और जो लोग सोचते होंगे कि 1 महीना में कर लेंगे तो उनके लिए तो बात ही नहीं है। वो कितना भी तेज़ हो, 1 महीना में उनको 60 से 65 नंबर से ज़्यादा चीज़ें नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रश्न है कि मच्छर क्या है, मतलब मस्क्यूटो होता क्या है। व्हाट, राइट डाउन डिजीज कॉज्ड बाय मस्क्यूटो एंड डिस्क्राइब द मेजर फॉर मस्क्यूटो कंट्रोल। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि मच्छर होता क्या है, इससे उत्पन्न होने वाले जो भी दोस्तों रोग है उसको लिखिए, और साथ ही मच्छरों के नियंत्रण के उपाय समझाएं। मतलब जो मच्छर होता है उससे होने वाले जो रोग है उसको लिखना है, और साथ ही दोस्तों इससे इसको कैसे कंट्रोल किया जाए इसके बारे में लिखना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि मच्छर होता क्या है। फ्रेंड, मच्छर क्या होता है, तो आंसर में मच्छर एक हानिकारक क्या है, कीट है। तो दोस्तों सबसे पहले जानिए कि मच्छर क्या है। तो मच्छर एक हानिकारक क्या है, कीट है। यह प्रायः संसार के सभी भागों में पाया जाता है। दोस्तों मच्छर एक ऐसा ही कीट है कि दोस्तों लगभग ये संसार के बहुत सारे जगहों पर दोस्तों बहुत सारे भागों में पाया जाता है। यह अनेक प्रकार के जीवाणुओं को वहन करता है। दोस्तों यह क्या करता है, अनेक प्रकार के जो जीवाणु होते हैं जो दोस्तों रोग को फैलाता है उसको ये दोस्तों संचरण करता है, वहन करता है। नेक्स्ट है कि मच्छर अंधेरी व नम्र जगहों पर जैसे गड्ढे, नहरों, तालाब स्थित जलाशय में रहते हैं। दोस्तों स्थित जलाशय इसलिए कहा गया है ताकि बहता हुआ जल में दोस्तों जो मच्छर नहीं पनपता है। जो जल दोस्तों चल रहा है नदी में, वो जल में दोस्तों कभी मच्छर नहीं होगा। जैसे गड्ढा हो गया, तालाब, पोखर हो गया, जहाँ पे जल दोस्तों जमा रहता है, वैसे चीज़ों में ये मच्छर दोस्तों बहुत जल्दी फैलता है। उसके बाद दोस्तों सिर्फ मादा मच्छर ही मनुष्य व अन्य जंतुओं का खून चूसती है। दोस्तों अब मच्छर में भी 2 प्रकार के होता है, एक होता है नर, एक होता है मादा। तो दोस्तों नर मतलब पुरुष होता है, जानते हैं, मतलब पुल्लिंग, और जो मादा होता है वो स्त्री जाति का होता है। तो जो दोस्तों मादा मच्छर होता है, जो स्त्री जाति के मच्छर होता है दोस्तों, वही क्या करता है, मनुष्य या किसी जंतुओं के खून को चूसती है। मतलब सीधा स्पष्ट है कि जो नर होगा, नर मच्छर, वो दोस्तों खून को नहीं चूसता है। इसके विपरीत नर मच्छर पेड़ पौधे का रस चूसता है। दोस्तों जो देखते होइएगा, पेड़ पौधे पर जो मच्छर रहता है वो नर रहता है, यानी मतलब जो पुरुष जाति का है वो पेड़ पौधे के रस को चूसता है वो मच्छर। जबकि जो मादा मच्छर होता है, जो हम लोग को शरीर पे दोस्तों बैठ के हम लोग के खून को चूसता है, या किसी जंतु के बैठ के किसी जंतु का खून चूसता है, तो वैसे मच्छर मादा मच्छर होता है। जबकि जो नर मच्छर होते हैं वो पेड़ पौधे पे रहते हैं, पेड़ पौधे के खून को पेड़ पौधे के रस को चूसता है। तो आप लोग समझ गए कि मच्छर क्या है। तो मच्छर दोस्तों एक दोस्तों हानिकारक कीट है जो प्रायः संसार के हर भागों में पाया जाता है। यह जीवाणु को दोस्तों क्या करता है, वहन करता है। उसके बाद यह मच्छर जो है अंधेरी, और दोस्तों अंधेरी व नम मतलब जो दोस्तों गीला जगह होता है वहाँ पे पाया जाता है। जैसे गड्ढे, नहरों, तालाब, स्थिर जल, इस समय दोस्तों क्या होता है, ये रहता है। और दोस्तों जो मादा मच्छर ही होता है वही सिर्फ मनुष्य या जंतुओं के खून को चूषण करती है। जो नर होते हैं दोस्तों वो नर पेड़ पौधे के रस को चूषण करता है। तो ये चीज़ें आप समझ गए कि मच्छर क्या होता है। अब दोस्तों मच्छर से होने वाले रोग को लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। साथियों मच्छर से उत्पन्न होने वाले जो रोग है, जो डिजीज कॉज्ड बाय मस्क्यूटो है, तो पहला दोस्तों मलेरिया होगा। दोस्तों अब नाम से आप लोग ये समझ गए होंगे कि किस मच्छर के काटने से मलेरिया होगा। तो मादा एनोफिलीज के, मतलब मादा मच्छर ही दोस्तों खून को चूषण करती है जंतु का या मनुष्य का, तो मादा से ही काटने से होता है। तो ये मलेरिया होता है जो मस्क्यूटो के काटने से ही होता है। वायरल एनफिलाइटिस होता है। दोस्तों जो वायरल एनफिलाइटिस जो होता है ये भी दोस्तों मच्छर के कारण ही होता है। जो एक दोस्तों फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया भी दोस्तों ये कीट के कारण, ये मच्छर के कारण ही होता है। येलो फीवर, दोस्तों जो येलो फीवर होता है ये भी दोस्तों जो है मच्छर के कारण ही होता है। डेंगू होता है, डेंगू बुखार दोस्तों होता है, ये भी मच्छर के कारण ही होता है। चिकनगुनिया होता है दोस्तों, ये भी मच्छर के कारण ही होता है।
तो दोस्तों ये सब जो चीज़ें हैं ये सारे रोग मच्छर के कारण ही होता है। अब दोस्तों इसमें मच्छर अलग अलग रूप में होता है, ये बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रजाति जो है सबका एक ही है, वो है मच्छर। जी हाँ दोस्तों, सब मान गए डेंगू मच्छर के काटने से डेंगू होता है, उसके बाद दोस्तों चिकनगुनिया होता है मच्छर के काटने से ही, फाइलेरिया भी मच्छर के काटने से ही होता है। ये अलग बात है कि सब अलग अलग दोस्तों वेराइटी का मच्छर होता होगा, ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन है तो सबका जाति एक ही, वो मच्छर ही है जिसके काटने से सारे रोगे होता है। तो आप लोग लिख लेंगे कि मलेरिया, वायरल एनाफिलाइटिस और फाइलेरिया, येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब मच्छर काटने का रोग है। तो ये चीज़ें समझ गए। अब क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि मच्छरों के नियंत्रण के उपाय को भी लिखिए, मतलब मेजर फॉर मॉस्किटो कंट्रोल, ये भी पूछा गया है। तो लिखते हैं कि मच्छरों का नियंत्रण कैसे किया जाए। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। मच्छरों से होने वाले रोगों को रोकथाम हेतु मच्छरों का नियंत्रण करना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित विधियाँ उपयोग में लाई जाती है। दोस्तों सबसे पहले जानिए कि मच्छर से जो भी रोग होता है उसको दोस्तों रोग को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले दोस्तों मच्छर को कंट्रोल करना होगा, जहाँ से स्रोत आ रहा है उसको कंट्रोल करना होगा, तब जाके वो रोग कंट्रोल होगा। तो यही चीज़ें हैं, इसको किन विधियों से किया जाता है तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझ के देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत आसानी से दोस्तों हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें देखिए साथियों, मच्छर पहला जो विधि है, मच्छर प्रायः नमी व अंधेरे स्थानों में, ठहरे हुए पानी में, गंदे पानी आदि में पैदा होते हैं, अतः घर के आसपास आसपास सफाई रखनी चाहिए। दोस्तों आप क्या समझे कि जो मच्छर होता है, देखते होइएगा कि अधिकतर वो दोस्तों जहाँ नमी होता है, जहाँ पे गीला ज़मीन होता है, वहाँ पे दोस्तों अंधेरे में जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे, या दोस्तों गंदे पानी में, या जो गड्ढा होता है छोटा सा उसमें, इन सबों में दोस्तों जो है मच्छर क्या होता है, पैदा होता है। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों घर के आसपास क्या करना चाहिए, सफाई रखना चाहिए। गड्ढा खोद के दोस्तों रखिए तो उसको ढक कर रखिए और उस पर समय समय पर उसका साफ़ सफाई कीजिए। तो ये सब चीज़ों को दोस्तों ख्याल रखना चाहिए, जिससे मच्छर दोस्तों कम होगा और मच्छर का जो दोस्तों प्रजनन है वो रुकेगा साफ़ सफाई से। दूसरा है रुके हुए पानी पर केरोसिन, पैराफिन व छिड़काव कर लार्वा की वृद्धि रोकना चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं कि गंदे पानी पे दोस्तों, या दोस्तों इकट्ठा हुए गड्ढे में पानी पे, इन सबों पर मच्छर क्या करता है दोस्तों, अपने लार्वा जो होता है, जो अंडा होता है, अंडा देता है और दोस्तों वो क्या करता है, उससे और ज़्यादा मच्छर फैलता है। तो इसको वृद्धि को रोकने के लिए दोस्तों जो इकट्ठा हुआ पानी है या जो आसपास में दोस्तों गड्ढे में पड़ा हुआ पानी है, उस समय दोस्तों जो है केरोसिन का या पैराफिन का, ये सब का दोस्तों छिड़काव करके, जो भी दोस्तों अगर मच्छर उस पर लार्वा दिया होगा तो ये सब छिड़काव से उस लार्वा को वृद्धि को रोका जाएगा। तो ये सब चीज़ें करना चाहिए। तीसरा है समय समय पर DDT का छिड़काव करते रहना चाहिए। दोस्तों ये अक्सर देखा जाता है कि जो मच्छर होता है, जहाँ पे पानी दोस्तों इकट्ठा होता है, जैसे नाली वगैरह हो गया, गंदे पानी हो गया, तो इस समय समय पर DDT का पाउडर छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद चौथा है सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों मच्छर तो है, अब मानते हैं अगर मच्छर है तो उससे कैसे बचिएगा ताकि ना काटे और बीमारी ना फैले, तो इसके लिए मच्छरदानी नेट का उपयोग करते हैं हम लोग। पाँचवा है दरवाज़ों खिड़कियों पर जाली लगानी चाहिए ताकि मच्छर अंदर ना आ सके। दोस्तों आप देखते होइएगा बहुत हरे भरे नमी युक्त जगहों पर मच्छर होता है, तो हो सकता है मच्छर वो दोस्तों आपके दीवार, खिड़की, दरवाजे के सहारे आपके घर के अंदर प्रवेश करे बहुत अत्यधिक। तो इसको बचने के लिए आप अपने दरवाजे है या जो दोस्तों आपके खिड़कियां हैं उसमें दोस्तों क्या किया जाना चाहिए, तो उसमें दोस्तों नेट वहाँ भी जाल लगाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हो गया। छठा है सायंकाल, मतलब शाम के समय पूरे कपड़े अर्थात जिसे शरीर पूरा ढका हो पहनना चाहिए। दोस्तों ये देखा जाता है कि शाम में मच्छर सब दोस्तों जागृत होता है अत्यधिक, तो इसलिए शाम में जो दोस्तों है लोगों को कपड़े पहनना चाहिए फुल, जिससे दिक्कत ना हो, मच्छर बैठे शरीर पे काट ना सके। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों, आप लोग समझ गए कि मच्छर क्या है, उसको कैसे कंट्रोल करें, उससे होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो ये सारे चीज़ को देख लिए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कि जो नर्स है, नर्स के द्वारा दवाइयाँ देने के कौन कौन से नियम हैं, या पूछेगा कि दवा प्रदान करने हेतु नर्स की क्या जिम्मेदारी है। दोस्तों मतलब जो नर्स दवा प्रदान करेगी, पेशेंट को दवा देगी, तो किस तरीक़ा से देगी, क्या जिम्मेदारियाँ से दवा देगी और क्या क्या नियम है उसका जो कि नर्स ख्याल रखेगी दवाई देते समय। तो एक क्वेश्चन अगर पूछेगा आपसे दोनों रूप में, तो आपका आंसर एक ही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार। हो सकता है क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे कि नर्स के लिए दवाइयाँ के कौन कौन से नियम हैं, या दवा देने के लिए नर्स के क्या जिम्मेदारियाँ हैं, कोई भी एक पूछ देगा। आंसर सेम है, लिख दीजिएगा।
तो साथियों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत सारे पॉइंट है लेकिन हम लोग 5-6 पॉइंट देखेंगे और इस 5-6 पॉइंट के आइडिया से आप दोस्तों जितना हो सके 10-15 पॉइंट लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक पेज लिखिएगा, अगर 5 नंबर में पूछ दिया तो एक क्वेश्चन को एक पेज में लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। देख सकते हैं साथियों कि नर्स द्वारा दवाई देने का निम्नलिखित नियम है। दोस्तों जो नर्स है उसके द्वारा दवाई देने का क्या है, निम्नलिखित नियम है। देखिए दोस्तों, एक है दवाई देने के एक दवाई के 5 रूल्स, मतलब दवाई देने के 5 रूल्स है, वो अलग है। वो वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पे स्पष्ट पूछेगा कि दवाई देने के 5 नियम कौन कौन से हैं लिखे। लेकिन एक क्वेश्चन अलग है। एक क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि नर्स द्वारा दवाई देने की कौन कौन से जिम्मेदारियाँ हैं या दवाई देने का कौन से नियम है, तो आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस है, ये बात को समझ लीजिए। पहला है कि हमेशा दवा देने से पूर्व डॉक्टर का आदेश एवं निर्देश अवश्य पढ़ना चाहिए। दोस्तों जब भी नर्स दवाई दे तो उसे ख्याल रखना चाहिए कि डॉक्टर का क्या आदेश है, क्या डायरेक्शन, निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है, उसको अवश्य पढ़ना चाहिए, तब दवाई देना का शुरू करना चाहिए। दूसरा है दवा देने से पूर्व रोगी का सही पहचान की जानी चाहिए। दोस्तों जब दवा दिया जा रहा हो तो उस समय जो रोगी है उसको सही पहचान किया जाना चाहिए कि ये जो दवाइयाँ हैं इसी मरीज का है या किसी और का है, ये चीज़ों को। उसके बाद है कि इसके लिए रोगी से उसका नाम पूछा जाना चाहिए। अगर छोटा बच्चा हो तो उसके परिवार के सदस्यों से उसका नाम पूछना चाहिए। दोस्तों ये नाम, ये दवाइयाँ, ये रोगी को पहचानने के लिए कि ये कौन से रोगी है, कौन से दवाई मिलेगा, तो रोगी के पहचान के लिए जो है उससे नाम पूछना चाहिए। अगर बच्चा हो तो उससे बच्चे को नाम जो है उसके पेरेंट्स से, गार्जियन से पूछना चाहिए। ये चीज़ें हैं। साथ ही औषधि रिकॉर्ड में लिखित नाम से उसका मिलान करना चाहिए। और दोस्तों जो भी रिकॉर्ड है पेशेंट का, उस रिकॉर्ड में दोस्तों जो है नाम मिलाना चाहिए कि ये जो नाम बताया जा रहा है ये हमारे रिकॉर्ड में जो नाम है उससे मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है। तो ये चीज़ें हो गया नियम। एक ये भी नियम है। नियम मतलब क्या है दोस्तों, ये कोई स्पेसिफाइड नियम नहीं बना है, मतलब जो अच्छा चीज़ें हैं, नर्स दवाई देते समय क्या कर सकती है, चीज़ों को क्या ध्यान में रखा जाए, क्या जिम्मेदारियां हैं दवाई देते समय, जो पेशेंट को दिया जाए तो दिक्कत ना हो और अच्छे से दवाइयाँ सूट कर जाए। तो यही दोस्तों क्या है, नियम है, यही एक उत्तरदायित्व है। अब इसी को दोस्तों हर एक पॉइंट पे हर एक चीज़ों का जो ख्याल रखा जाएगा उसको लिख देना है। तो पहला क्या था कि डॉक्टर का आदेश और निर्देश को पढ़ना चाहिए। दूसरा था कि दवा देने के लिए रोगी का पहचान किया जाएगा कि ये रोगी सही है इस दवाई के लिए, ये दवाई इसी रोगी का है या नहीं है। तो पहचान करने के लिए क्या करेगा, अगर रोगी अगर बड़ा है तो उससे नाम पूछिएगा तो बता देगा, अगर बच्चा है तो नहीं बताएगा, तो उसके पेरेंट्स से पूछिए और पूछने के बाद अपने रिकॉर्ड से मिलान करना चाहिए कि ये रोगी का नाम और मेरे रिकॉर्ड में जो नाम है वो समान है या नहीं है। तो यही चीज़ें है दूसरा। तीसरा है कि रोगी का उसके परिवार के किसी सदस्य से यह भी पता लगा लेना चाहिए कि रोगी को किसी दवा या पदार्थ की एलर्जी तो नहीं है। दोस्तों अब जो डॉक्टर दवा लिखे हैं वो तो दोस्तों पेशेंट का दोस्तों जो शरीर है उसके अनुसार तो दोस्तों डोज दिए हैं, लेकिन वो तो नहीं जाना है कि कौन सा दवा शूट करता है, कौन सा दवा शूट नहीं करता है। तो यही चीज़ें हैं। रोगी के परिवार से नर्स को ये पता लगाना चाहिए कि पेशेंट जो है इसको जो है कोई ऐसे दवाई या पदार्थ से कोई एलर्जी तो नहीं है जिसे दिया जाए तो एलर्जी ना हो, ये चीज़ें हैं। चौथा है कि रोगी को दवा देने से पूर्व दवा के लेवल को 2 या 3 बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए ताकि कोई गलत दवा देने से बचा जा सके। अब दोस्तों नर्स का एक ये भी उत्तरदायित्व होगा दवाई देते समय, जिम्मेदारी होगा कि जो दवा देगी उस पर सैंपल रहता है और वो सैंपल को क्या करेगी, अच्छे से पढ़ लेगी कि ये दवा सही है कि नहीं है, ये दवा जो दिया जा रहा है ये दवा इसी पेशेंट के लिए है, हानि तो नहीं करेगा। मतलब इस सारे लेवल को देख लेगी। लेवल पर हर एक चीज़ रहता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है, एक्सपायरी डेट रहता है, तो ये सब देख के देगी तो क्या होगा कि कोई गलत परिणाम से बचा जाएगा। तो यही चीज़ हो गया। पाँचवा है दवा हमेशा लेबल लगी बोतलों या डिब्बे से ही लेनी चाहिए। दोस्तों कभी भी आप लोग अगर दवा ले तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई अगर आपको बिना लेबल लगे हुए अगर दवा देता है तो दवा कभी भी मत लीजिएगा। और दोस्तों ये नॉर्मल चीज़ें हैं, क्योंकि अगर लेबल लगे हुए शीशी नहीं लीजिएगा, दवा नहीं लीजिएगा तो ना उस पर दोस्तों एक्सपायरी डेट लिखा रहेगा, ना ही मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा रहेगा, ना ब्रांड का नाम लिखा रहेगा। तो ऐसे में हानिकारक हो सकता है वो दवा एक्सपायरी हो सकता है वो कोई डुप्लीकेट कंपनी का हो। तो ये सारी चीज़ें होता है जिसको लेबल लगा हुआ ही बोतल या डिब्बे दोस्तों जो है लेने चाहिए हमेशा दवाई का। तो ये चीज़ें समझ गए। और नर्स का भी वही काम है कि वो हमेशा लेबल लगे हुए बोतल या डिब्बे का ही उपयोग करे वैसे दवाइयों का।
छठा है रोगी का औषधि कार्ड देखकर एवं उसके निर्देशानुसार दवा देना चाहिए। दोस्तों जो रोगी है उसके औषधि कार्ड को देख लीजिए और उसके निर्देशानुसार दवा दीजिए। मतलब अब मान गए कोई पेशेंट है वो कहेगा कि नहीं हमको ये चीज़ें ऐसे पसंद नहीं है, हम ये ऐसे नहीं ले सकते हैं, तो चीज़ों को डॉक्टर को बताकर फिर से उसको दूसरे माध्यम में कन्वर्ट करा के उसको दे सकते हैं। तो इसीलिए कहता है कि रोगी का निर्देश और रोगी का औषधि कार्ड देकर ही दवा देना चाहिए। तो ये 6 नियम जो कि हम अपने शॉर्ट नोट्स में लिखे हैं, लेकिन हो सकता है दोस्तों अब दवाई देने में क्या क्या जिम्मेदारी नर्स अपने तरफ से क्या से निभा सकती है, उन सारे चीज़ को आप तो 10-15 पॉइंट में भी लिख दीजिएगा, 1-1.5 पेज में भी लिख दीजिएगा अपने से। बस ये 6 पॉइंट देख लिए जो कि मेन था, और ये आपको दोस्तों ओवरव्यू दे दिया कि आप क्या लिख सकते हैं दवाई देने के नियम में या दवाई देने की जिम्मेदारी में नर्स के लिए। तो ये चीज़ें हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या चलते हैं दोस्तों, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, 5-10 नंबर में पूछा जाएगा। इसमें से जो 8 चीज़ें हैं जैसे माउथ गैग है, बेड पान है, मैकिंटोश है, राइल्स ट्यूब है, क्लिनिकल थर्मामीटर है, कैंची है, डिस्टेक्टिंग परफॉर्मेंस है, डिस्टेक्टिंग फॉरसेप्स है दोस्तों, डिसेंक्टिंग फॉरसेप्स है, कंबल है। तो दोस्तों अब ये 8 में से कोई भी दे देगा, 5 कहेगा कि इसके बारे में बताइए ये है क्या, इसको कैसे विसंक्रमित किया जाएगा, मतलब कैसे इसको कीटाणु रहित बनाया जाएगा, मतलब फ्रेश बनाया जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं पूछेगा तो आप लोग आराम से इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। कीटाणु रहित का मतलब होता है कि कीटाणु न हो। अब आप ये मत समझिएगा कि रहित है तो रहना, मतलब ऐसा नहीं है। रहित मतलब नहीं रहना होता है, कीटाणु को साफ करना। किन किन विधियों से, इन सभी को चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया साथियों, 5 दे देगा, 10 नंबर का पूछेगा, 5 के बारे में बताना होगा। तो हम लोग यहाँ पे 10 को देख लेते हैं, 8 को। पहला है माउथ गैग। दोस्तों माउथ गैग को कैसे विसंक्रमण करेंगे, मतलब कैसे कीटाणु रहित करेंगे। माउथ गैग को दोस्तों कीटाणु रहित करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का 1:5000 या सोडियम क्लोराइड 1 चम्मच 500 मिली पानी में या हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1:8 का मिश्रण उपयोग में लेना चाहिए। नींबू रस व सोडियम क्लोराइड का मिश्रण भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जो माउथ गैग है इसके इस्तेमाल में, इसके विसंक्रमित कीटाणु रहित करने के लिए कौन कौन से चीज़ें को इस्तेमाल में ले सकते हैं, कौन कौन से कार्बनिक या अकार्बनिक जो भी है पदार्थों को विसंक्रमण के लिए कौन कौन से किस रेशियो में लेंगे, ये दिया गया है। माउथ गैग होता है दोस्तों मुंह में चीज़ों को डाला जाता है, झाग ना निकले इसके लिए, या मुंह से द्रव ना निकले इसके लिए। तो दोस्तों माउथ गैग में होता क्या है कि माउथ गैग को कीटाणु रहित बनाने के लिए, फ्रेश बनाने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, दोस्तों इसका रासायनिक यही सूत्र होता है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का दोस्तों 1:5000 का रेशियो में क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट का याद रखिएगा 1:5000। या सोडियम क्लोराइड का दोस्तों 1 चम्मच 500 मिली पानी में, क्या है दोस्तों 1:5000 पोटेशियम परमैंगनेट का होगा। 1 रेशियो होगा क्या चीज़, 1 रेशियो होगा पोटेशियम परमैंगनेट का और 5000 भाग होगा दोस्तों जल का। ये चीज़ हो गया। सोडियम क्लोराइड अगर सोडियम क्लोराइड से किया जाएगा विसंक्रमित कीटाणु रहित तो 1 चम्मच सोडियम क्लोराइड दिया जाएगा। सोडियम क्लोराइड क्या होता है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, जिसको हम लोग सामान लवण कह सकते हैं, नमक कह सकते हैं NaCl को। तो सोडियम क्लोराइड 1 चम्मच नमक 500 ml पानी में दोस्तों डालकर ये दोस्तों जो है माउथ गैग को साफ़ किया जाएगा। तो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। पोटेशियम परमैंगनेट है 1:5000 और ये होगा 1 चम्मच 500 ml पानी में। या दूसरा जो चीज़ें हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दोस्तों हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसका रेशियो होगा 1:8 के रेशियो में, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1 और पानी 8 भाग, ये चीज़ें होगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर लेते हैं तो, सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो 1 चम्मच और 500 ml पानी। अगर पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं तो 1 भाग पोटेशियम परमैंगनेट और 5000वां भाग जल, ये चीज़ें होगा। तो ये चीज़ें लेकर इसको कीटाणु रहित बनाया जाएगा, किसको, माउथ गैग को। या दूसरा एगो चीज़ है कि नींबू रस से भी दोस्तों नींबू रस सोडियम क्लोराइड का मिश्रण का भी इस्तेमाल जो है माउथ गैग में कर सकते हैं। मतलब नींबू का रस और नमक का उपयोग भी, इसका भी मिश्रण माउथ गैग के कीटाणु रहित करने के लिए कर सकते हैं। चीज़ें को समझ गए, बहुत अच्छे से समझा दिए। दूसरा है बेड पेन। दोस्तों आपको माउथ गैग में क्या रखना है, सीधा याद रखना है कि पोटेशियम परमैंगनेट 1:5000, सोडियम क्लोराइड 1 चम्मच 500 ml पानी में,
उसके बाद है हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1:8 के मिश्रण में। और उसके बाद एक दूसरा जो चीज़ें हैं, नींबू और नमक से भी इसको विसंक्रमित यानी कीटाणु रहित कर सकते हैं माउथ गैग को। तो ये चीज़ें बहुत आसान है। उसके बाद बेड पान में दोस्तों जो चीज़ें हैं, क्या चीज़ से किया जाएगा कीटाणु रहित विसंक्रमित, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेड पान को ठंडे पानी से धोकर, दोस्तों बेड पान अगर पूछेगा कि बताइए बेड पान का कीटाणु रहित कैसे करेंगे, तो बेड पान को दोस्तों जो है ठंडे पानी में पहले धोया जाएगा और फिर लाइसोसॉल के 1:40 से विसंक्रमित करना चाहिए। बेड पान को कुछ घंटों के लिए धूप में रखना चाहिए जिससे वह विसंक्रमित हो जाए। दोस्तों जो बेड पान होता है, सबसे पहले बेड पान को ठंडे जल से धोकर फिर उसको दोस्तों जो है 1:40 के अनुपात में जो है दोस्तों उसको जो है लाइसोसोल में विसंक्रमित करना चाहिए और कुछ घंटों तक धूप में रखना चाहिए जिससे विसंक्रमित हो जाए। तो बेड पान में क्या था, लाइसोसोल को 1:40 के अनुपात में किया जाएगा, ध्यान में रखिए। मैकिन्टोश, दोस्तों मैकिन्टोश को भी संक्रमित कैसे किया जाएगा, और अगर दोस्तों मैं बता देता हूँ मैकिन्टोश का उपयोग अगर पूछेगा तो आप लोग सीधा लिखिएगा एक लाइन में कि मैकिन्टोश का उपयोग जो है कीटाणु रहित सुरक्षित बेड बनाने के लिए किया जाता है। किसको, मैकिन्टोश का उपयोग। तो ये चीज़ें लिख दीजिएगा अगर उपयोग पूछेगा तो। अगर मैकिन्टोश का दोस्तों विसंक्रमण कीटाणु रहित करने का उपाय पूछेगा तो लिखिएगा कि मैकिन्टोश को विसंक्रमित करने के लिए लाइसॉल अथवा डिटॉल का 1:40 सांद्रता के घोल में उपयोग किया जाता है। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है बेड पान और मैकिन्टोश दोनों को दोस्तों लगभग रेशियो भी समान है, 1:40 में, और दूसरा जो है लाइसोसोल दोनों में है, लाइसोसोल से 1:40 के अनुपात में कीटाणु रहित करने के लिए, या डिटॉल, ये मैकिन्टोश में डिटॉल भी दिया है, डिटॉल या लाइसोसोल दोनों जो है 1:40 के अनुपात में डालकर मैकिन्टोश को जो है विसंक्रमित कर सकते हैं। बेड पान में सिर्फ और सिर्फ लाइसोसोल दिया गया है 1:40 के रेशियो में। तो ये चीज़ों को समझ लीजिएगा। अब दोस्तों है राइल्स ट्यूब, अगर पूछेगा कि राइल्स ट्यूब का दोस्तों विसंक्रमित कैसे किया जाएगा, दोस्तों यहाँ से ऑब्जेक्टिव ही आपको बनेगा कि बताइए कि माउथ गैग में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका कितने रेशियो में विसंक्रमित किया जाएगा, तो 1:8 के रेशियो में। इसी प्रकार से मैकिन्टोश के पूछेगा कि बताइए मैकिन्टोश को डिटॉल से साफ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो डिटॉल भी यहाँ है इसलिए सही हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें छोटा पॉइंट है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। चौथा है दोस्तों राइल्स ट्यूब। राइल्स ट्यूब को अब कीटाणु रहित कैसे करेंगे, इसे कीटाणु रहित करने के लिए चलते हुए पानी में धोना चाहिए। दोस्तों राइल्स ट्यूब को कीटाणु रहित करने के लिए जो पानी दोस्तों बह रहा हो, चल रहा हो, वो इससे पानी में इसे धोना चाहिए। ऊपरी सिरे को रुई के पोहे से साफ़ करना चाहिए। दोस्तों जो राइल्स ट्यूब है एक प्रकार के ट्यूब होगा, नली होगा, तो वो जो नली होगा तो उसके जो ऊपरी वाला सिरा है उसको दोस्तों रुई से साफ़ करना चाहिए। पहले इससे साबुन पानी एवं फिर साफ़ पानी से धोना चाहिए। दोस्तों पहले क्या करना चाहिए, राइल्स ट्यूब को साबुन पानी मिलाकर धो लीजिए, फिर साफ़ पानी से धो लीजिए। तदुपरांत 5 मिनट तक उबलते हुए पानी में इस ट्यूब को छोड़े, फिर लटकाकर सुखाएं। दोस्तों मैं बता देता हूँ राइल्स ट्यूब में क्या कैसे कर सकते हैं इसे कीटाणु रहित। पहला तो जो है दोस्तों वो कर सकते हैं कि इसमें जो चीज़ें हैं वो फ्रेश पानी से धो लीजिए। फ्रेश पानी से धोने के बाद क्या करें कि रुई के पोहे से ऊपर वाले भाग को साफ़ कर दें। उसके बाद इससे राइल्स ट्यूब को जो है साबुन और पानी के मिश्रण में साफ़ करें। उसके बाद फ्रेश पानी में फिर साफ़ कर लें और साफ़ करने के बाद जो है 5 मिनट तक इसे उबलते हुए बॉइलिंग पानी में रख दें और फिर क्या करें, निकाल कर 5 मिनट के बाद इसे लटका कर रख दें, सुखाएं और फिर पाउडर लगाकर जो है वायु रहित डिब्बे में रख दें इस राइल्स ट्यूब को। वायु रहित मतलब जहाँ वायु ना हो, जहाँ वायु का प्रवेश ना हो वैसे डिब्बे में रख दें इस राइल्स ट्यूब को। तो आसानी से समझ गए होंगे, मतलब राइल्स ट्यूब को फ्रेश पानी में भी साफ़ कर सकते हैं। फ्रेश पानी में साफ़ करने के बाद जो है उसके रुई के पोहे से ऊपरी भाग को साफ़ कर दे, फिर साबुन पानी में इसको साफ़ करें, फिर साबुन पानी में करने के बाद फिर फ्रेश पानी से कर ले। फ्रेश पानी से करने के बाद 5 मिनट तक बॉइलिंग पानी में रखें उबलने के लिए। उसके बाद उसे 5 मिनट के बाद निकाल के टंग कर रख दे, जिससे जो होगा क्या होगा, सूख जाएगा। तो फिर क्या करें, पाउडर लगाकर और किसी वायु रहित डिब्बे में रख दे। तो ये राइल्स ट्यूब का हो गया दोस्तों कीटाणु रहित करने का उपाय। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बहुत शानदार है। 5वां है दोस्तों, बताइए क्लिनिकल थर्मामीटर को कैसे दोस्तों किया जाएगा साफ़, कैसे रोगाणु जो इस पर लगा होगा जो कीटाणु, उसको कैसे साफ़ किया जाएगा कीटाणु रहित। तो चलिए हम लोग देखे हैं साथियों। इधर है रोगाणुनाशक का नाम, जो रोगाणु को नष्ट करता है उसे रोगाणुनाशन कहते हैं। तो इधर हो गया। अब ऐसे
दोस्तों चीज़ें, प्रतिजैविक, एंटीसेप्टिक जो कि यहाँ पे दिया गया है। इधर हो गया सांद्रता, मतलब किस अनुपात में मिलाया जाएगा, और इधर है दोस्तों टाइम, कितने समय तक जो है दोस्तों साफ किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आप लोग इस डाटा को देख लीजिएगा, बहुत आसान है। लाइसोसॉल देखिए सांद्रता में सिर्फ और सिर्फ जो सेवलॉन है इसी में दोस्तों सांद्रता में अनुपात में गड़बड़ है, और जो ये दोस्तों सेवलॉन है इसको ओनली 1:1:20 के अनुपात में जो है सेवलॉन में थर्मामीटर को साफ़ किया जाएगा। ये सेवलॉन में 1:20 के अनुपात में जो दोस्तों है ये साफ़ किया जाएगा। और जो समय है, समय में सिर्फ और सिर्फ लाइसोसॉल में 3 मिनट तक है, बाद बाकी सब में 5 मिनट है। ध्यान से देखिए, लाइसोसॉल में क्या है, लाइसोसॉल में जो है थर्मामीटर को ओनली 3 मिनट तक साफ़ किया जाएगा, बाद बाकी जो भी सेवलॉन है, डिटॉल है, पेयरजिनॉल है, इस सब में 5 मिनट लगेगा। ओनली दोस्तों सेवलॉन लाइसॉल के लिए 3 मिनट रखा गया है। और रेशियो की बात किया जाए तो रेशियो सिर्फ और सिर्फ कम किया गया है तो सेवलॉन में किया गया है, बाद बाकी सब आप लोग देख लीजिएगा, आसान है। मतलब सीधा देखा जाए तो लाइसोसॉल में रेशियो है 1:40, डेटॉल में 1:40, सेवलॉन में 1:20, और जो फेरी जॉल है इसमें 1:40 है। टाइम का बात किया जाए तो ओनली लाइसोसॉल में टाइम कम है, बाद बाकी सब में 5 मिनट रख के थर्मामीटर को साफ़ किया जा सकता है। तो ये चीज़ें देख लिए। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे छठा है, कैंची को कैसे साफ़ किया जाएगा, कीटाणु रहित किया जाएगा। दोस्तों इनका विष संक्रमण गर्म वायु विष संक्रमक द्वारा 160 डिग्री सेल्सियस तापक्रम के संपर्क में 1 घंटे तक रखकर किया जाता है। दोस्तों जो कैंची होता है, कैंची को दोस्तों जो साफ़ किया जाता है वो गर्म वायु मतलब गर्म हवा में किया जाता है। एक गर्म हवा का जो टेम्परेचर होता है वो 160 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए कैंची को कीटाणु रहित करने के लिए गर्म हवा में। डिटॉल व अन्य जंगरोधी रोगाणुनाशक घोल में पूरी तरह डूबकर भी इसका रासायनिक रोगाणुनाशन किया जा सकता है। दोस्तों कैंची को दोस्तों ऐसे जो भी जंगरोधी है उससे भी साफ़ कर सकते हैं, मतलब जंगरोधी का मतलब होता है जो जंग ना लगने दे, वैसे चीज़ों से भी साफ़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कैंची को या किसी धारदार हथियार को गर्म पानी में उबाल कर दोस्तों नहीं कर सकते हैं। अगर गर्म पानी में उबाल कर उसके विष संक्रमित करने का कोशिश कीजिएगा, कीटाणु रहित करने का कोशिश कीजिएगा, तो वो उसका जो धार होगा, तेज़ धार होगा, वो दोस्तों क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। एक इस बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कैंची को गर्म पानी में उबाल सकते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल नहीं उबाल सकते हैं, क्योंकि उसका जो कैंची या किसी धारदार हथियार को गर्म पानी में उबाल ही नहीं सकते हैं। उबालेंगे तो उसका धार खराब हो जाएगा, वो कोई काम की नहीं रहेगा। इसलिए इसको गर्म वायु में किया जाता है, ना कि गर्म पानी में। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये चीज़ हो गया। सातवां है डिसेक्टिंग फॉरसेप्स। जी हाँ दोस्तों, डिसेक्टिंग फॉरसेप्स मतलब डिसेक्टिंग फॉरसेप्स जो होता है इसको कैसे विष संक्रमित किएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले उबालते हुए पानी में डालना चाहिए। दोस्तों जो डिसेक्टिंग फॉरसेप्स होगा इसको सबसे पहले जो उबालते हुए पानी है उसमें डाल देंगे। इसके बाद फॉरसेप्स को पोंछकर व सुखाकर स्प्रिट आदि लगाकर कीटाणु रहित करते हैं। दोस्तों जो फॉरसेप्स होता है इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि पानी में दोस्तों उबालते हुए पानी में डाल देंगे। डालने के बाद उसको क्या करेंगे, कुछ देर के बाद निकालेंगे, और निकालने के बाद फॉरसेप्स को क्या करेंगे, अच्छे से पोंछकर सुखाकर उसमें स्प्रिट का जो दोस्तों घोल होता है, जो स्प्रिट होता है उसको लगा दिया जाएगा, और फिर क्या होगा, कीटाणु रहित हो जाएगा। तो आपसे दोस्तों क्या पूछेगा, डिसेक्टिंग फॉरसेप्स इस बार पूछेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बार बार दोस्तों कैंची पूछा जाता है, थर्मामीटर पूछा जाता है, मैकिनटॉश पूछा जाता है, कंबल का दोस्तों है तो कंबल को क्या किया जाता है, तो दोस्तों कंबल को बहुत आसान है। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं, मैकिनटॉश भी पूछा जाता है, राइल्स ट्यूब और ये फॉरसेप्स और बेड पान बहुत कम पूछा जाता है। तो देख लीजिएगा, इस बार उम्मीद है कि अगर पूछेगा तो 5 में इस तीनों हो सकता है, फॉरसेप्स, राइल्स ट्यूब और ये बेड पान। उसके बाद 2 कोई और दे देगा तो आप लिख दीजिएगा आसानी से। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे कीटाणु रहित करेंगे। ध्यान से देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास स्क्रीनशॉट नहीं है तो। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।